जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट 14 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जुलाई 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास भी आज 13 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विषुव के दिन सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, तो वह विषुवत रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर। यह हो गया पृथ्वी। और यहाँ जो होता है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश, 23.5 अंश, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिणी जो रेखा होती है, 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी रेखा, यह है मकर रेखा। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन जो कह रहा था विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वह विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन ही सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और विषुव वह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इससे ही दिन व रात की घटनाएं होती हैं तथा दिन की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। एक बारी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। अटलांटिक महासागर जो कि समुद्री तटरेखा है, अनियमित व दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो रेखा है वह क्या है? अत्यधिक जो है दंतुरित है। और यह जहाज व बंदरगाह हेतु आदर्श स्थल है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, जो कि यह यस आकार का भी है। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज या आल्स। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि 4000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई की बात करते हैं 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। लंबाई जो है 4000 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई जो है 4000 मीटर। जो कि यह इंडी जो पर्वतमाला है
यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यहाँ पर देखिए यह है एंडीज माउंटेन, यानी एंडीज जो है पर्वतमाला जो है यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। यह जो स्थित है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में जो है वह एंडीज पर्वतमाला स्थित है, जो कि सबसे लंबी है। और इसकी लंबाई जो है अभी अभी बताया 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई जो है वह 4000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वह पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, क्या बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर लौटते मानसून जो है वह बहती हैं। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है और यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। लौटते मानसून को और क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है लौटते मानसून को, और यह जो है फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। स्थल से समुद्र की ओर बहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो वह है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इन वनों में औसत वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो है औसत वर्षा कितनी है? तो वह है 200 सेंटीमीटर, और ये पृथ्वी की सतह पर 7% भाग में मौजूद है। ये जो है पृथ्वी की सतह पर 7% भाग में जो है वह
मौजूद हैं। और ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वह पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, जो कि यह पाए जाते हैं कहाँ, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में ही स्थित है अमेजन जंगल, जो कि 20% ऑक्सीजन अकेले ही उत्पादित करता है। और यहाँ 25 लाख कीट प्रजातियाँ, हजारों किस्में पेड़ पौधे और उपलब्ध हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वह है अमेजन नदी बेसिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। अमेजन नदी जो है यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन पशु, मलक्का का निवासी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलोका जो है यह एक प्रकार का घर है। अमेजन के स्थानीय निवासी द्वारा विशेष रूप से कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। मलोका का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कोलंबिया व ब्राज़ील में। कोलंबिया व ब्राज़ील में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सार्थकता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश डैश कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन, विकास प्रबंधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह कहलाता है संसाधन संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसाधन संरक्षण। संसाधनों का सार्थकतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय संसाधनों का एक कारण संसाधनों का अनुचित तरीके से प्रयोग करना भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी, मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रक्षक मेखला कैसी विधि है? तो यह एक मृदा संरक्षण है। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसे वायुरोधी भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वायुरोधी।
इसे वायुरोधी भी कहा जाता है। इस विधि में वृक्षों व झाड़ियों की एक पंक्ति तैयार की जाती है ताकि हवा से सुरक्षा मिल सके और मृदा का क्षरण भी ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश डैश पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सभी जो क्वेश्चन है सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं 2013 में, और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरा पाषाणिक। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा राइट है। भीमबेटका पुरा पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह कहाँ स्थित है भीमबेटका? तो यह जो स्थित है मध्य प्रदेश में किस जिले में? अगर जिले की बात करते हैं तो यह है रायसेन जिले में। रायसेन जिले में यह स्थित है मध्य प्रदेश के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन सी तीन देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? तो वह प्रमुख थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र व सोम देवता प्रमुख थे। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। अग्नि को आग का देवता कहा जाता था। आग का देवता। इंद्र को सभी देवों के देवता कहा जाता था। इंद्र को सभी देवों के देवता, देवों के देवता कहा जाता था। सोम को धार्मिक व औषध गुणों वाला एक पेय माना जाता था। सोम को क्या माना जाता था? धार्मिक व औषधि गुणों वाला। औषधि गुणों वाला एक पेय पदार्थ माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश डैश कहते हैं। भारत तथा आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत यूरोप कहते हैं। संस्कृत भाषा को भारत यूरोप के विविध भाषा परिवार का एक भाग माना जाता है। यह हिंदुओं की प्राथमिक पवित्र भाषा है तथा भारत यूरोपीय भाषाओं से सबसे प्राचीन भाषा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में, भीमबेटका में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो वह दफनाया जाता था इनाम गांव में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनाम गांव। इनाम गांव में मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था और यह हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो यह स्थित जो है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में या वर्तमान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तान्हा, तीव्र इच्छा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया है? तो वह बताया गया है तान्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तान्हा। बुद्ध द्वारा इच्छाओं की लालसाओं व तृष्णा को तान्हा नाम दिया गया था। उन्होंने 3 प्रकार के तान्हा की व्याख्या की है। उन्होंने 3 प्रकार के तान्हा की व्याख्या की है। पहला जो होगा वह होगा काम तान्हा। पहला जो होगा वह होगा काम तान्हा। और दूसरा जो होगा वह होगा भाव तान्हा। दूसरा जो है वह है भाव तान्हा। और तीसरा जो होगा वह विभाव तान्हा। विभाव तान्हा। 3 प्रकार की जो व्याख्या की थी वह काम तान्हा, भाव तान्हा, विभाव तान्हा। काम तान्हा का मतलब होता है इंद्रियों की तृष्णा, भाव तान्हा का मतलब होता है होने की तृष्णा और विभाव तान्हा का मतलब होता है ना होने की तृष्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तान्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रीडिंग करने से इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्पादों की ब्रीडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। उत्पादों की ब्रीडिंग उसे बाजार में अन्य उत्पादों से अलग करती है। ब्रीडिंग का उद्देश्य महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करना है जो बाजार को आकर्षित तथा ग्राहकों को बरकरार रखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो खंड हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, 2013 में तो पूछा ही गया है, इसके बाद भी पूछा गया है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। मौलिक अधिकार का आशय अंतरकरण या अच्छे बुरे की पहचान से होती है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 32 में दर्शाया गया है। मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक। और अनुच्छेद 32 जो है यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है
वह है अनुच्छेद 32 में। यह भी जो क्वेश्चन है सेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2 सदस्य, 4 सदस्य या 12 सदस्य? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए। कह रहा है लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। अगर यही पूछता राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, यह भी जो क्वेश्चन है सेट के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बन भी सकता है। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो वह होंगे 2 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सदस्य जो हैं वह लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। और लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 545 है। कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो वह है 545। इसमें 2 सदस्य राज्यसभा से नियुक्त होते हैं। ये दोनों सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं। और यहाँ पर जो राज्यसभा की बात की गई थी, तो यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं और लोकसभा में जो है वह 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है तो वह निर्णय लेते हैं सबूतों के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जो है वह निर्णय लेते हैं। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा किसी मुकदमे में निर्णय सुनाया जाता है। और मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं। मुकदमा जो है वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह दीवानी, पहला मुकदमा होता है दीवानी, और दूसरा जो होता है वह फौजदारी। 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबूतों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया है और 2013 में भी पूछा गया है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, तो वह होता है जगन्नाथ पंथ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ यह संप्रदाय व आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ पंथ यह संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। और जगन्नाथ का अर्थ है विश्व गुरु। जगन्नाथ अर्थ का अर्थ जो होता है वह है विश्व गुरु। विश्व गुरु जो है जगन्नाथ का अर्थ है। इन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार ये माने जाते हैं? तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यह जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।